Here's the 30-second lesson on what legends know. Never practice nunchucks in a crowded room. Never eat chole before a road trip. Always take your shirt off before you iron it. Don't take a call near a swimming pool. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह, जिन्हें आप सुनना इतना पसंद करते हैं। तो आपके लिए हम हेडलाइंस के पीछे डीके के साथ का एक नया फ्रेश एपिसोड लेके एक बार फिर हाजिर है। शो में आपका स्वागत है डीके। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं सवालों से। पहला सवाल आ रहा है आदित्य का, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं, आपके अनुसार ओम बिरला को स्पीकर के रूप में दोहराने का क्या कारण है, इस बात के बावजूद कि विपक्षी सांसदों ने उन्हें कई बार सस्पेंड करने और उन्हें बोलने का पर्याप्त समय नहीं देने का आरोप लगाया है। देखिए, आरोप तो रहे हैं उनके पिछले टेन्योर में। अब इसमें यह है कि अब जो विपक्ष जब इतना मजबूत होकर आया है, 237 सांसद हैं, 234 तो वैसे आए थे, फिर 3 ने इनको ज्वाइन किया, 237 हैं। जब इतना स्ट्रांग विपक्ष हो तो सरकार को चाहिए होता है जो कि एक स्ट्रांग स्पीकर हो। स्पीकर की अपनी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, मतलब सरकार को स्पीकर के सपोर्ट की, प्रोत्साहन की बहुत सारी चीज़ें होती है। कोई नए को आप लाओगे तो नया को अब उनको मुश्किल होगी थोड़ा सा इस तरह का विपक्ष हैंडल करना। जी। पिछली बार ओम बिरला आप नए लेके आए थे, लेकिन विपक्ष एकदम कुछ था ही नहीं, मतलब सारा बटा पड़ा हुआ था। मेन विपक्ष था, उसके पास केवल 52 सीटें थी। तो आप उस समय आते हैं तो पूरा डोमिनेंट वे में आते हैं और चला सकते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। अभी की स्थिति में नया लाएंगे तो उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना स्ट्रांग विपक्ष काफ़ी सरकार को मुश्किल में डाल सकता है। तो इसलिए एक अनुभवी सांसद स्पीकर की जरूरत थी। और ओम बिरला को आपने देखा होगा पिछले टेन्योर में भी काफ़ी स्ट्रांग रहे वो। मास सस्पेंशन आपने देखा, 100 एमपी को सस्पेंड करते चले गए वो। कई कंट्रोवर्सीज भी हुई कि किसी एक एमपी ने दूसरे एमपी को जो है टेररिस्ट बोल दिया। बहुत कुछ इसका कंट्रोवर्सी अभी भी चल रहा है, उस पर भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मतलब मिला जुला के सत्ता पक्ष के फेवर में ही लगा रहा सारा कुछ। जी। अभी भी देख रहे हैं पिछले 2 दिन में जो हो रहा है, उनका स्ट्रांग कितने वो काम आ रहे हैं सत्ता पक्ष को। अब सीधा सा कह दिया शशि थरूर ने अपना ओथ लेने के बाद, जय संविधान। उस पर ऑब्जेक्शन हो गया चेयर को, और उस पर अगर एक छोटा सा कह दिया फिर इन्होंने अपने दीपेंद्र हुड्डा ने कि अध्यक्ष जी इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए सर। उस पर उनको सुना दिया कि मुझे आपसे सलाह की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। इस पर कंट्रोवर्सी चल रही है कि चेयर इस तरह से एमपी से बात करते हैं। तो ये सब बीजेपी को इस तरह के ये पर्सनैलिटी सूट करती है और इसलिए उनको लाया गया है फिर से। इन्हीं का ही आगे सवाल है कि क्या आपको लगता है कि हम आगामी विधानसभा चुनावों में भी हम इस इंडिया गठबंधन को देखेंगे, खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी काफी मजबूत है? ज़्यादातर जगहों पे हाँ, महाराष्ट्र में आपका जैसे वही इंडिया गठबंधन मोरलेस वही रहेगा, उसमें मुझे कोई लगता नहीं कि उसमें कुछ टूट होने वाली है। फिर आप झारखंड का लें, वहाँ ही मुझे लगता नहीं कोई चेंज होने वाला है, इंडिया गठबंधन रहेगा। हरियाणा में आपने सुना होगा भूपेंद्र हुड्डा ने हमारे ही इंटरव्यू में एक उन्होंने बोला हुआ था कि नहीं, अब हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन नेशनल था। हरियाणा में हमें ज़रूरत नहीं है, हरियाणा में हम खुद ही स्ट्रांग हैं, तो हरियाणा में वो गठबंधन नहीं रहेगा। अब देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर भी है। अब जम्मू एंड कश्मीर में देखिए पीडीपी तो अलग ही चली गई थी, एनसी और कांग्रेस गई थी, तो इंडिया गठबंधन तो ऑलरेडी वहाँ पे टूट ही गया था। अब देखते हैं असेंबली इलेक्शन में क्या होता है। अगला सवाल विपिन गुप्ता का, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं, हेलो डीके एंड अपूर्वा, अरविंद केजरीवाल जेल में जाने के बाद से लगभग रोज ही न्यूज में होते हैं। ऐसा लगता है मीडिया और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हेमंत सोरेन के बारे में भूल गई है, इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए, भूले नहीं, हालांकि जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिस समय जब उनकी बात कर रहे हैं, तो उससे कुछ ही घंटे पहले आपने जो रिपोर्ट किया है कि अब हेमंत सोरेन को बेल मिल गया है। जी जी। खैर ये दूसरी बात है। पॉइंट ये है कि जब हेमंत सोरेन देखिए एक रीजनल लीडर हैं, उनका एक बहुत झारखंड में लिमिटेड उनका ये अपील है। केजरीवाल का उनका ट्रैक्शन देखिए, नेशनली लोग उनकी बात करते हैं। एक समय ऐसा था कि उनको नेशनल ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा था कि शायद ये उभरेंगे, तो काफ़ी ट्रैक्शन हुआ उनका। प्लस उनका जो है एक कम्युनिकेशन स्किल, जिस तरह की बातें करते हैं, जिन मुद्दों को उठाते हैं, उसका भी ट्रैक्शन होता है। जी। तो ये एक कारण होता है कि बहुत ज़्यादा फोकस उन पर रहता है। प्लस उनके एमपीज लगातार, उनके एमपीज काफ़ी एक्टिव हैं। वो जेल के अंदर भी है तो बाहर कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी ये बयान दे रहे हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, काफ़ी विजिबल है। उनकी सरकार भी 2 जगह है, दिल्ली भी है, पंजाब भी है, तो ज़्यादा नजर आ रही है उनकी। जेएमएम के सांसदों को आपने देखा नहीं इस तरह से उठाते हुए। तो एक सांसदों में भी उस तरह की पार्टी है नहीं जिस तरह की आम आदमी पार्टी है। एक आम आदमी पार्टी एक बहुत ही एग्रेसिव पार्टी रही है शुरू से ही, क्योंकि उनका एक एंटी करप्शन मूवमेंट से उनका जन्म ही हुआ है, मूवमेंट से उनका जन्म हुआ है। कॉन्स्टेंटली तरह तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं, इसलिए उन पर थोड़ा ज़्यादा निगाह रहती है मीडिया के भी।
अगला सवाल इनका यूजर नेम रवि रूल्स है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे आपके आकलन में, असेसमेंट के अनुसार क्या राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे? इस पद के लिए लोकसभा में अटेंडेंस, अटेंशन, स्पीच देना, पॉलिटिकल कैपिटल और उस फोकस की आवश्यकता इससे ज़्यादा है जितना सांसद राहुल गांधी 20 सालों में दिखा पाए हैं। वे इस संवैधानिक पद पर एड हॉक, हॉट एंड कोल्ड, इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते हैं। जब संसद सत्र चल रहा हो तो वे एक फुल टाइम जॉब है। नहीं, सही बात है। अब ये जो कह रहे हैं कि ये अब राहुल गांधी को भी चेंज थोड़ा करना होगा, कि बीच में अचानक जैसे गायब हो जाते थे वो, अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन में गायब होंगे, बहुत ज़्यादा फोकस उस पर रहेगा। काफ़ी जी। जिम्मेवारियाँ होती हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की भी, और आपको अपनी पूरा, अभी जैसे इंडिया ब्लॉक है, सबसे लगातार आपको इंटरेक्ट करता रहना पड़ेगा, आपको हाउस में कॉन्स्टेंटली रह के आपको सरकार को घेरने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो अब देखना है कि राहुल गांधी किस तरह से कर पाते हैं, बिकॉज ये जैसा उभर के आएंगे, अभी समूह की निगाहें रहेंगी, हो कैसे सबको साथ में लेके चले अपोजिशन को, कैसे सरकार को घेरा, तो उनका जो बाद में प्रोजेक्शन होगा, जैसे अभी भी हम लोग दीपेंद्र हुड्डा का हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, तो यहीं पे चर्चा हुई। अब दीपेंद्र हुड्डा कहने कि वही हमारे लिए तो प्राइम मिनिस्टर है ही, बात थी कि क्या ये लॉन्च पैड तो नहीं है कि एलओपी बनने के बाद अब प्रधानमंत्री के लिए का कैंडिडेचर 2029 में हो जाएगा उनका। अब इनका कहना है कि वो तो है ही, तो उनका एक ग्रूमिंग हो रहा है, लॉन्च पैड एलओपी की तरह से हो गया है। तो मुझे लगता नहीं है कि छोड़ेंगे बीच में, लेकिन ये है कि जनता उनको लगातार बहुत क्लोजली देखेगी। और देखिए, जब आप सिंपल एमपी होते हो, उतनी अपनी बड़ी पार्टी भी नहीं होती है, आपको देखते रहे हैं तो फिर जाने देते हैं चलो राहुल गांधी ऐसे ही हैं। लेकिन अब जब आपने एक संवैधानिक पद संभाला है, तब आप कैसे चलाते हैं, मतलब सदन में आपका क्या बिहेवियर होता है, किन मुद्दों को उठाते हैं, उस पर समूह की नजर रहेगी। तो जिम्मेवारियां तो इन पे काफी बड़ी है। अब वो सही कह रहे हैं कि इनको और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, अब देखिए क्या होता है। तो डीके जिस दीपेंद्र हुड्डा के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, उस इंटरव्यू का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो इंटरव्यू भी ज़रूर देखें। ठीक है, अगला सवाल भी राहुल गांधी पर ही है। राहुल शाह है इनका नाम, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव पर ध्यान न देकर गलती कर रहे हैं? उन्हें उद्धव ठाकरे के साथ नहीं देखा गया है, और क्या उन्हें अब दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहिए और फुल कैंपेन मोड में नहीं होना चाहिए राजधानी में नेतृत्व करने के लिए प्रियंका और खड़गे को छोड़कर? देखिए, तो जाएंगे बाहर घूमेंगे भी वो, और ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने रिव्यू किया है लोकसभा परफॉर्मेंस का, हर एक स्टेट का किया है, हरियाणा का किया है, झारखंड किया है, मतलब अब महाराष्ट्र के भी उन्होंने रिव्यू किया है। अब जब लोकसभा ये सेशन खत्म होगा तो देखेंगे आप, बिकॉज जिस तरह से एक वर्क डिवीजन जिस तरह से पार्टी में चली है ना, तो दिल्ली में सही करेंगे, खड़गे देख लेंगे, यहाँ पे प्रियंका देख लेंगे, हालांकि वो भी कैंपेनर रहे हैं। लेकिन आपने एक राहुल गांधी का देखा कि मोस्टली उनको कैंपेनर के रूप में यूज करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। अब वही जो प्रशांत किशोर बहुत पहले सलाह दे गए थे कि भाई एक पार्टी को चलाने के लिए कोई और चाहिए जी, एक मैसेंजर आपका कोई और होना चाहिए। पहले मैसेज डिसाइड करो, मैसेंजर आप डिसाइड करो। मैसेंजर का काम है पूरा घूम में कहना, जैसे कि बीजेपी में देखते हैं कि अपने अमित शाह हैं या जेपी नड्डा, उनका काम है ऑर्गेनाइजेशन चलाना। मोदी जी उनके मैसेंजर हैं, उनको घूम घूम के क्या विजन है, पार्टी का क्या विजन है, क्या है, उनको देखना होता है, सरकार का क्या विजन है। अपोजिशन के लिए भी इसलिए राहुल गांधी के लिए यही है। तो आप देखेंगे उनको ज़्यादा घूमते हुए देखेंगे अभी, मुझे जो लगता है। रवि रूल जो हमारे मेंबर है, उन्हीं का एक और सवाल था कि अगले बीजेपी प्रेसिडेंट पद के लिए संभावित दावेदार कौन है? सभी पूर्व और आउटगोइंग पार्टी प्रेसिडेंट्स और पूर्व मुख्यमंत्रियों के, माफ कीजिएगा, उनके कैबिनेट में होते हुए मोदी शाह द्वारा ऑफिशियल पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में किसे चूज किए जाने की संभावना है? क्या आरएसएस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव पर जोर देगी या मोदी शाह एक लाइट वेट व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष के रूप में सिलेक्ट करने पर जोर देंगे? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है तो भाजपा अध्यक्ष के लिए कभी चुनाव हुआ नहीं है, आज तक नहीं हुआ। वो कंसेंसस से हो जाता है, सीनियर लीडर्स होते हैं, आरएसएस होती है, सब मिल मिला के करते हैं, और इस बार वही होगा। चुनाव तो होना नहीं है। कितना आरएसएस का से रहेगा, से होगा, क्योंकि आप देखिए किसी पार्टी के बाहर वाले को लाके आप पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, मतलब जिसका संघ का बैकग्राउंड नहीं हो, तो वो तो संघ से होंगे। ये क्राइटेरिया तो पक्का होगा, जो भी होंगे उनका संघ का बैकग्राउंड होगा, वो तो पक्का ही है जी। कौन होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। जो भी अब मीडिया में आप बहुत सारे नाम पढ़ रहे होंगे, मतलब कोई विनोद तावड़े कह रहे हैं, कोई सुनील बंसल, कोई अपना अपना स्पेकुलेशन, अटकलेबाजी चल रही है। सही बात तो ये है कि ये किसी को भी नहीं पता। अब प्रधानमंत्री मोदी क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, उनकी क्या डेलिब्रेशन चलेगी अमित शाह के साथ इसको लेके। अब वो जब एक बार डिसाइड करेंगे तब, अब वो भी पार्टी के अंदर में किसी को नहीं होता, जब फाइनली इनको बताया जाता है कि भाई ये होने वाला है, तब लोगों को पता चलता है जी। तो मेरा कहना कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो ठीक नहीं रहेगा।
ये वैसे पॉसिबिलिटी है कि अब कुछ दिनों के लिए, बिकॉज असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, तो शायद कार्यकारी अध्यक्ष कुछ दिनों के लिए रख लें, क्योंकि आपको नए अध्यक्ष के लिए मेंबरशिप ड्राइव होता है। फिर इलेक्शन का प्रोसेस तो होता ही है, ये है कि केवल एक ही आदमी पर्चा भरता है तो चुन के तो उसी को आना, लेकिन प्रोसेस जो है मेंबरशिप होगा, वोटर्स सब बनेंगे फाइनली यही यूनानिमस, जो भी बनेंगे उसको देखते हैं कौन होता है। ये हमेशा से सरप्राइज रहता है। आपने एक तो ये मोदी शाह के रेजिम में देखा होगा कि बस सरप्राइज पैकेज हमेशा होता है। जिसने हम लोगों ने जिसका नाम लेना शुरू किया, पक्का है कि शायद वो हो ही नहीं। जी। तो अटकलबाजी करने का इनके मामले में अटकलबाजी सही नहीं होगा। अगला इनका एक कमेंट है, एन आनंद, ये हमारे मेंबर हैं, राहुल गांधी से जुड़ा कमेंट है। बोले डीके जी, मेरा मानना है कि राहुल कम बोलें और ज़्यादा दिखाई दें। खड़गे लोकसभा का नेतृत्व भली भांति कर सकते हैं। प्रियंका चुनकर आने पर माफ़ कीजिएगा, खड़गे का साथ दे सकती हैं। राज्यों के चुनाव आ रहे हैं और राहुल स्थानीय नेताओं के साथ हर जगह दिखने चाहिए। देखिए, एक थोड़ा सा इसमें फैक्चुअल इशू क्या है, खड़गे अब लोकसभा में है नहीं, खड़गे राज्यसभा में है, तो वो लोकसभा वाला थोड़ा दूसरा इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जी। दूसरा कि राहुल गांधी को स्थानीय नेताओं से इंटरेक्ट करने चाहिए। सही बात है कि बहुत सारी चीज़ें बीजेपी करती है। बीजेपी इतनी डोमिनेटिंग पार्टी कैसे हो गई? आप देखेंगे अमित शाह हो या नड्डा हो या जो भी बाहर जाते हैं, उनको देखेंगे वहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेयरर्स के साथ भी मीटिंग करेंगे, वो स्टेट ऑफिस बेयर से करेंगे, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से करेंगे, पन्ना प्रमुख सब जो है उनसे करेंगे। लगातार मीटिंग करते रहते, लगातार मोटिवेट करते रहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, जो कांग्रेस में लैकिंग है। कांग्रेस में जब सेंट्रल लीडर्स जाते हैं तो बस एक रैली एड्रेस कर लिया, लौट के आ गए, और जहाँ रैली किया वहाँ पे वहाँ का अध्यक्ष जो है उस प्रदेश का वो बैठा रहेगा, कुछ वहाँ लोकल नेता होंगे, हो गए, वहाँ से गए, फिर हेलीकॉप्टर लिया, प्लेन लिया, लौट के आ गए दिल्ली। कार्यकर्ताओं से ये लोगों का इंटरेक्शन होता नहीं, वो जो कि बहुत जरूरी है। शायद इनको ये सीखना पड़ेगा, मतलब बीजेपी से इस सीख को लेनी पड़ेगी इनको, कि पार्टी को कैसे आप मजबूत कैसे करते हैं, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की, उनको उत्साहित करने की कितनी जरूरत है। जी। देखिए वो क्या करते हैं। ठीक है, अगला सवाल कार्तिक पराशर का, हमारे मेंबर हैं। पहला सवाल इनका ये है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर कितनी बड़ी ताकत होंगे? उनको देखना पड़ेगा। देखिए, वो कई सीट पे इन्फ्लुएंस तो करते हैं, लेकिन जिस तरह की राजनीति वो खेल रहे हैं, वो उनसे उसको फ़ायदा नहीं मिला है। 2019 में गए थे वो AIA-MIM के साथ, इन्होंने VVA जो इनकी पार्टी है, करीब 47 सीटों पे चुनाव लड़ा और उसमें करीब 7% वोट ले गए। ये कई जगह पे इनके कारण जो है सो NCP कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, बिकॉज दलित वोट ये काटते हैं। जी। अब उनका इस बार 42 सीट पे लड़े, उनका वोट शेयर 3% पे आ गया है, तो वोट नीचे जा रहा है। क्योंकि इस बार आपने देखा महाराष्ट्र में हो या यूपी में हो, कई जगहों पे कि दलित जो है ये रैली अराउंड कर रहे हैं दूसरी पार्टीज के साथ। महाराष्ट्र में MVA के साथ गए, यूपी में हमने देखा SP कांग्रेस के साथ गए, तो वो भी अब वोटर भी अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहता। उनको जो रिजल्ट चाहिए तो लाइक माइंडेड पार्टी की तरफ जाते हैं वो। प्रकाश अंबेडकर अकेले केवल डैमेज करने के लिए उनको कोई क्यों वोट करेगा, कि आपको किसी दूसरे को आप डैमेज कर रहे हैं। जी। प्लस इनका कोई ठीक नहीं रहता कब आइडियोलॉजी किस तरह का फॉलो करेंगे, किसके साथ जाएंगे, क्या करेंगे, चाहते क्या है। इनकी राजनीति बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। बीच में जाके इनको लगा था कि MVA के साथ जाएंगे, बाद में डिसाइड किया हम नहीं जाएंगे, और फिर ये लगने लगता है कि आप दूसरे एक जो MVA को आप डैमेज कर रहे हैं इस तरह का गेम खेल के। आप अपना कैंडिडेट देखें, 2019 में भी किया, 2024 में भी किया जी। तो फिर इससे इनका वोट बैंक धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कि जस्ट बिकॉज आप रिलेटेड हैं बाबा साहब अम्बेडकर से, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी तरह का एक सिनिकल पॉलिटिक्स खेले और लोग आपको वोट करते रहे। तो इनका जो प्लंज हुआ है, वोट जो 3% हो गया, वो इसका रिफ्लेक्शन है। तो अब देखते हैं अगले में क्या करते हैं। फिर वो अकेले जाएंगे, फिर वो कुछ भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। वो अगर किसी कोलिशन के साथ गए, दोनों में से कहीं भी, तब होगा, तब वो उनका जो दूसरे कोलिशन का वोट बेस होता है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंटली हेल्प कर सकता है। लेकिन अकेले जाएंगे तो फिर इनका कुछ नहीं होगा। इन्हीं का ही अगला सवाल है कि अभी तक 9 राज्य इंडिया द्वारा शासित हैं, इंडिया अलायंस द्वारा, और 20 राज्य NDA द्वारा शासित हैं। क्या आपको लगता है कि विपक्ष के पास 2027 में होने वाले भारत के राष्ट्रपति चुनाव जीतने का मौका है? देखिए, विपक्ष आपने देखा, विपक्ष का पार्लियामेंट में ही बढ़ ही गया है, मतलब वोट्स विपक्ष से काफ़ी हो गया है। लेकिन अभी कई राज्यों में, बड़े बड़े राज्यों में चुनाव होने बचे हुए हैं। जैसे अब जाते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में MLAs की भी भूमिका होती है, MP जो होते हैं MLAs भी होते हैं उसमें। अभी महाराष्ट्र हो, झारखंड हरियाणा होगा, अगले साल आपका फिर JNK है, फिर अगले साल आपका दिल्ली है, बिहार है। 2027 में जाएंगे तो और भी आपके कई स्टेट्स हैं, मतलब उस समय UP भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले UP हो चुका होगा, उत्तराखंड हो चुका होगा, मतलब बहुत सारे स्टेट्स को जाने हैं। अभी 2021 में देखेंगे असम, वेस्ट बंगाल, मतलब
कई सारे स्टेट्स हैं। तो 27 के पहले असेंबली इलेक्शंस में क्या होता है उस पर डिपेंड करेगा कि प्रेसिडेंट कौन होगा, क्योंकि एमपीज तो है, आपको एमएलएज कितने आएंगे उसमें। तो अभी से कहना बहुत मुश्किल होगा कि एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो किस तरफ जाती है, लेकिन इतने असेंबली इलेक्शन से कि पूरा स्वरूप ही चेंज हो सकता है अगर उस तरह से अगर असेंबली का प्रोफाइल चेंज हुआ तो। जी। अगला सवाल अभिजीत सालकर का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे डीके, क्या आप बता सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा सुर्खियों से क्यों गायब हो गया है? गोदी मीडिया का चुप रहना मुझे समझ आ रहा है, लेकिन स्वतंत्र मीडिया चुप कैसे है? विपक्षी दल भी चुप क्यों है? देखिए, मीडिया का तो चुप्पी अचानक किसी ने बात ही करनी बंद कर दी। आपने देखा भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो पब्लिक में आया उस तरह से, वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद आया। जी। और बात आगे कैसे बढ़ती? बात आगे बढ़ती जब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की होती। अच्छा, आप ऐसे अब इंक्वायरी को भी कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होना होता, क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी पे भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं तो आप सीबीआई को नहीं दोगे ना, तो कोर्ट मॉनिटर्ड होगा। कोर्ट ने ऐसा कुछ डायरेक्शन दिया नहीं, बस उन्होंने पब्लिक डोमेन में ला दिया। जब तक कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करे फिर से ये मामला दब जाएगा। जहाँ तक विपक्षी पार्टियों का सवाल है, आप अगर पूरा डिटेल आपने देखा होगा, ऑफकोर्स बीजेपी को 6,000 करोड़ से ज़्यादा मिले होंगे, लेकिन आपने ये भी देखा बाकी पार्टियां भी हैं, कांग्रेस को भी मिला, मतलब तृणमूल कांग्रेस को भी मिला, डीएमके को काफ़ी कुछ मिला, तो रीजनल पार्टी भी जो पावर है उनको भी काफ़ी कुछ मिला है, और उसमें भी उसी तरह का संदेह है। अब जैसे देखिए, जैसे फ्यूचर गेमिंग है सैंटियागो मार्टिन वाला, अब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ही बहुत दिया, और जैसा कि हम लोगों ने उस समय एक स्टोरी की थी श्रेयसी डे ने, कि जब इनका इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब इनको मिला, उसी समय जो लोकल पुलिस जो केस देख रही थी, 2 केसेस थे पुलिस के पास, चीटिंग का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और का, दोनों केस बंद कर दिया लोकल पुलिस ने। वो उसी समय हुआ जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स काफ़ी आपके फ्यूचर गेमिंग ने दिए इसको, मतलब तृणमूल कांग्रेस को फायदा किया। तमिलनाडु में दूसरा इंडिया अलायंस के पार्टनर देख लिए डीएमके। अब देखिए, फ्यूचर गेमिंग सैंटियागो मार्टिन में फैमिली आप देखेंगे ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैमिली है। जैसे वाइफ उनकी है, उनकी एक पार्टी है आईजेके जो बीजेपी की पार्टनर है, उनका बेटा है वो बीजेपी में है, उनका दामाद है जो वीसीके में है जो कि डीएमके का पार्टनर है। तो उन्होंने पॉलिटिकली बड़ा इंटरेस्ट रहते हैं वहाँ पे। इधर बंगाल में इधर दिया हुआ, उन्होंने बीजेपी को भी काफ़ी दिया, सबसे ज़्यादा बीजेपी को दिया उन्होंने जी। लेकिन सारे छोटी छोटी पार्टियों में है। तो जब बात खुलेगी तो वो जैसे कहते हैं ना, बहुत दूर तक जाएगी। तो इसमें अपोजिशन पार्टीज भी, कई जो इंडिया अलायंस के मेजर पार्टनर्स हैं, वो भी बहुत सारे इसमें फंस सकता है। जी। तो इसीलिए सबों ने सोचा अच्छा ठीक है, चुप्पी साधी रखी, चलो जितनी बदनामी करनी थी सरकार की कर ली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जब जाएगी तो हो सकता है उसे बीजेपी का भी हो सकता है ज़्यादा इमेज का नुकसान होता। लेकिन अब देखिए ना, उसमें कैसे कैसे है, मतलब कई कंपनियां ऐसी थी जिनका कि टोटल प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट होता है इन लोगों से कई गुना ज़्यादा वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के दे देते हैं पार्टीज को। तो घपला तो है ही, बड़ा मेजर एकदम स्कैम तरह का है वो। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं करे, वो भी कोर्ट मॉनिटर्ड, तब तक पता नहीं चले किसने क्या लिया। चूंकि सबों ने बनाया है इसलिए अब सब चुप हो गए कि जाने दो, मतलब पॉलिटिकल एक फायदा लेना था इलेक्शन के पहले ले लिया, अब जाने दो कहाँ, मतलब क्योंकि हमारे भी सबके स्केलेटन्स होते हैं ना, सबके अंदर से कुछ ना कुछ निकलेगा, सब चुप हो गए इसलिए। जी, आप सभी को याद दिला दूं कि इस शो पर डीके जितने भी आर्टिकल्स या वीडियोस की बात करते हैं, सभी का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं, और साथ ही जितने भी सवाल मैं लेती हूं उन सभी का टाइम स्टैम्प्स के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, ताकि आप अपने हिसाब से देख पाएँ कि क्या क्या सवाल लिए गए, क्या क्या सवाल डीके ने किन किन सवालों के जवाब दिए। अगला सवाल डीके अंकुश गौर का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं सब्सक्राइबर बनने के बाद ये उनका पहला प्रश्न है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश जी। बोल रहे डीके सर, मुझे आपके वीडियो राहुल गांधी मस्ट सेलिब्रेट 2024 पोल रिजल्ट्स बट नॉट बिकॉज ऑफ पीएम मोदी लॉस में एनालिसिस बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मेरा प्रश्न है, आपके अनुसार क्या कांग्रेस हरियाणा इलेक्शन में आपके साथ अलायंस करेगी, या फिर कांग्रेस फिर से बिहार इलेक्शंस की तरह सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से अपना और इंडिया अलायंस का नुकसान करवाएगी? देखिए, बात अभी मैंने जैसे कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने क्लियर किया था कि उनको जरूरत नहीं है, लेकिन अभी फिर बात आगे चली कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस को भी एक जो विपक्ष की एकता दिखानी है संसद में बाहर, तो आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। और आपको भी देखिए, आपका ग्राउंड में हरियाणा में कुछ है नहीं, इस पर उन्होंने दे दिया कुरुक्षेत्र में। वही दीपेंद्र हुड्डा के इंटरव्यू की बात कर रहे थे, जैसे वो कह रहे थे कि वहाँ पे कि अगर कांग्रेस लड़ती तो शायद जीत भी जाती। लेकिन लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एक अलायंस करते हैं,
अब हरियाणा में भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ मांगने वाली है, क्योंकि उनका वो बेस है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अर्बन एरियाज़ में। अब केजरीवाल अपने आप को कहते हैं बनिया, जब हरियाणा में जाते हैं तो मैं बनिया लीडर हूँ, मैं आपको जानता हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, सबको समझता हूँ, तो कुछ वो वोट जाएगा अर्बन एरियाज़ का, हो सकता है थोड़ा मोड़ा दलित का चला जाए, और कुछ जो एक आपके जो एक मिडिल क्लास के एक थोड़े से सेक्शन में जो है एक अपील, वो थोड़े थोड़े हैं, तो हो सकता है बाद में डिपेंड करता है कि आप कितना मांगती है जी। अब आप अगर एक आध दो सीट मांगे तो शायद कांग्रेस अलायंस कर ले, अगर आप मांगना शुरू कर देगी 10 दो 15 दो, तो फिर कांग्रेस नहीं करेगी, बिकॉज कांग्रेस पूरा डोमिनेटिंग पोजीशन में हरियाणा में है। एक और हमारे मेंबर का ही सवाल है, बोल रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में विपक्ष जिस तरह की आक्रामक भूमिका संसद में निभा रहा है, क्या आपको लगता है कि सरकार अब मणिपुर में जल्द से जल्द शांति वापस लाने की कोशिश करेगी? देखिए, आप आक्रामक भूमिका आपने जो देखा है मणिपुर में इन्होंने नहीं किया है अभी तक हाउस के अंदर में, लेकिन चलिए अभी तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुआ है, अभी मोशन ऑफ थैंक्स पर शुरू हो रहा है, तो आज नीट पे किया, फिर बाद में हो सकता है अगला सप्ताह कड़ी तो देखेंगे। लेकिन मणिपुर में वैसे भी देख रहे हैं कि अब विपक्ष से ज़्यादा जो मोहन भागवत जी जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं, उनका जो स्टेटमेंट मणिपुर का था उसको काफ़ी सरकार ने सीरियसली लिया है। और उसके बाद आपने देखा कि अमित शाह ने जो है सो एक्सिक्यूटिव रिव्यू मीटिंग की, उसमें बीरेंद्र सिंह को नहीं बुलाया। अब बीरेंद्र सिंह को नहीं बुलाने एक बहुत बड़ा सिग्नल था, क्योंकि अब उनसे नहीं हो, हालांकि अब बीरेंद्र सिंह जो हमारे इंटरव्यू जो अभी करिश्मा हसनत को उन्होंने दिया है, बीरेंद्र सिंह कहते हैं, उनका कहना है कि उनको रहना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर होता है, कोई डायग्नोसिस बनाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। वो कहते हैं कि मैं अकेला चुना हुआ व्यक्ति हूँ जिसको पता है कि क्या हुआ, मतलब मुझे डायग्नोसिस पता है कि क्या हुआ है मणिपुर में, अब उसका ट्रीटमेंट हमको देखना है, तो इसलिए मेरा रहना जरूरी है जी। अब वो तो ये स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन अब सेंटर की तरफ से क्या होता है कि अब बदनामी हो रही है सेंटर की, तो हो सकता है कि अभी तक ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन अमित शाह की मीटिंग में नहीं बुलाने वाला के अलावा कोई और अभी तक गया नहीं है। क्योंकि जहां तक हम लोगों की खबर है, बीरेंद्र सिंह थोड़ा सा उसको कहते हैं ना स्टिकी विकेट पे होना, कि अब इनको लगा कि अब ज्यादा बदनामी नहीं लेना मणिपुर में जी। कि इनको जाने देते हैं। लेकिन बीजेपी के पास भी समस्या है कि इनको जाने देंगे तो किसको लाओगे आप। जी। जी। अब उसका वो हल ढूंढ रहे होंगे। प्लस अब जैसे पिछले रिव्यू मीटिंग में हुआ, अमित शाह ने जो लिया सिक्योरिटी रिव्यू में, कि हम कुकीज मेतेईज सबको हम एक टेबल पे लाएंगे, एक दूसरे से बात कराएंगे। अब बीरेंद्र सिंह का जो इमेज हो गया है मणिपुर में कि जैसे कि पूरा एंटी कुकी हो, तो ये सीएम रहेंगे तो फिर वो सब ग्रुप को लाने में मुश्किल होगा, तो शायद इनको कोई न्यूट्रल आदमी खोजना पड़ेगा, न्यूट्रल इमेज के साथ। जी। तो मणिपुर में चेंजेस होंगे, लेकिन वो इसलिए नहीं कि विपक्ष कुछ यहाँ पे कर रहा है, वो इसलिए भी कि आपको सिग्नल ऊपर से आया है। और दूसरा, केंद्र सरकार के लिए, होम मिनिस्टर अमित शाह के लिए ये उनके इमेज के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है कि 1 साल से ज़्यादा से मणिपुर जल रहा है, जब तक वायलेंस हो जाता है, जब तक किसी किलिंग हो जाती है, इससे आपका ओवरऑल इमेज सरकार का खराब जा रहा है। तो वो तो कुछ रेमेडियल मेजर्स लेंगे, जो कि मेरे ख्याल से जल्दी होने वाला है इस पे कुछ। करिश्मा हसनत का जो इंटरव्यू है वो भी आप ज़रूर देखें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डीके, आज का आखिरी सवाल रोहन का है, बोल रहे हैं जैसा कि हम देख सकते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अपनी मौजूदा मिनिस्टेरियल सेटिंग और लोकसभा स्पीकर के लिए भाजपा पर भरोसा किया है, वास्तव में उन्हें बदले में क्या मिल रहा है वो पूछ रहे हैं। केवल स्पेशल स्टेट स्टेटस और फाइनेंशियल पैकेज ही काफ़ी है या कोई बिहाइंड द सीन एक्सचेंज चल रहा है? देखिए, पहले भी इस पे हमने बात की, शायद पिछले एपिसोड भी हमने बात की होगी, क्या इनकी मजबूरी है चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार का रहना। आपने जैसे देखा कि बदले में क्या मिल रहा है, इनको मिनिस्ट्री जो चाहिए ना, सेंटर में पावर नहीं चाहिए ना। अमित शाह अगर इनका पोर्टफोलियो देख लीजिए, टीडीपी के जो मिनिस्टर हैं ऊपर या फिर जेडीयू के जो मिनिस्टर्स हैं, एकदम जो कहते हैं ना इंसिग्निफिकेंट पोर्टफोलियोज है, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा इस तरह का ल्यूक्रेटिव पोर्टफोलियो नहीं है। तो ये नहीं है कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू उनको सेंटर में कोई हस्तक्षेप चाहिए, उनको अपना हेल्प चाहिए। नीतीश कुमार का पॉलिटिकल हेल्प है, जो हमने पहले भी कहा है कि उनको अभी सर्वाइव करना है। सीएम तो कम से कम रहेंगे अभी, तेजस्वी यादव उनको तो सीएम बनाने से रहा, अगले साल चुनाव है, तो बीजेपी के साथ ज़्यादा अच्छे है वो। जहाँ तक चंद्रबाबू नायडू का है, तो मेरे ख्याल से स्पेशल स्टेटस तो नहीं देंगे। देखिए, स्पेशल स्टेटस में बहुत सारा जरूरी होता है कि आप कितने बैकवर्ड हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन कितना खराब है, आपके स्टेट का कैसे हिली एरिया है, क्या है, मतलब बहुत सारे उसमें ये है। तो स्पेशल स्टेटस तो आपको नहीं मिलने वाला है, ये जो पहले से है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो, लेकिन स्पेशल पैकेजेस हमेशा आपको मिल सकता है। अब देखिए, चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने हैदराबाद क्या बना दिया। अब वो चाहें कि अमरावती एक नया कैपिटल डेवलप करे, और अमरावती को एक नया कैपिटल डेवलप करने के लिए आपको सेंटर की बहुत फंड से लेके बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आपको वहाँ बहुत सारे आपको इंडस्ट्रीज लाने पड़ेंगे, बहुत कुछ उनको अब दिखाना पड़ेगा।
तो उसमें सेंटर की जरूरत है और एक स्टेबिलिटी रहेगी अगर, तो उसमें देखिए इनके नारा लोकेश काफी प्रॉमिसिंग यंग लीडर हैं, चंद्रबाबू नायडू के बेटे जो है। अब उनको उनका फ्यूचर भी देखना है कि चंद्रबाबू नायडू भी अब कितने दिन तक, आज न कल वो भी मतलब अपने बेटे को अपना देंगे, तो उसके पहले के अच्छा गवर्नेंस मॉडल बना के, बेटे उनके मंत्री भी है उसमें, सब कुछ ठीक ठाक कर दें, उसका उत्तराधिकारी भी तब तक पूरा आ जाएगा एकदम सामने में, बहुत कुछ चेंज आप कर देंगे। आपने एक नया आंध्रा का एक बना दिया, नया कैपिटल, नया इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल हेल्थ ठीक हो गया। इन सभी चीज़ों के लिए इनको केंद्र की मदद चाहिए होगी और मेरे ख्याल से केंद्र इनको इस पर पूरा सपोर्ट करेगी। जी, चलिए इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।